हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का शुभारंभ। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, 12th क्लास में फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आता है और बढ़िया आता है, मजेदार आता है। तो इसका सिलेबस किस तरीके से डिकोड हमें करना है, क्या क्या चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सिलेबस जो है वो बेसिकली आपके पास दो एनसीईआरटी की किताबें होंगी, दो बुक्स होंगी आपके पास। और उन्हीं दो बुक्स के अंदर हमें कम से कम नहीं तो 8 से 10 चैप्टर, बेसिकली 10 चैप्टर हमारे पास है, वो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं कंप्लीट यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आप देखेंगे बुक के अंदर तो एक नया चैप्टर इसके अंदर और आपको मिलेगा, लेकिन मैं एक सिर्फ यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़नी है, कूलम्ब्स लॉ आपके पास है, चार्ज के बारे में आपको जानना है, या चार्ज क्या होता है उसके बारे में जानना है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप जानेंगे, गॉस थ्योरम के बारे में आप जानेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर आप गॉस थ्योरम के बाद जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आएगी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हालांकि आपकी बुक में ये दो चैप्टर के रूप में होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड, या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इस तरीके से आपको दिया होगा, बट दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ना सवाल उठता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ क्यों रहे हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। और चार्ज जब आपका रेस्ट में है, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन में है, तो जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है तो आपके चार्ज से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फील्ड बनता है, कैसे वो किसी दूसरे चार्ज को रेपल कर रहा है, कैसे वो किसी चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ करंट का मतलब क्या होता है, बहाव, कोई चीज का बहना। तो करंट मतलब जब कोई चीज फ्लो करती है उसको हम इलेक्ट्रिक नहीं, बेसिकली करंट। जैसे हवा बहती हुई आ गई तो उसको हम कहेंगे एयर करंट, पानी बहता हुआ आ गया तो वो बन गया वाटर करंट। उसी तरीके से जब चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, जब चार्ज फ्लो शुरू कर देगा, चार्ज का बहाव शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास आएगी करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा दूसरा यूनिट यहाँ पर हो जाएगी। अब जब चार्ज रेस्ट में होता है, यानी कि जब भी चार्ज रेस्ट में होता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, उससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी बस एक चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है, यानी कि जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, यानी कि फ्लो करने लग जाता है, यानी कि करंट आ जाता है, तो इससे हमें दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी चार्ज रेस्ट में होगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। लेकिन अगर चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो चार्ज से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर मिलेगी। यानी कि तीसरा यूनिट हमारी होने वाली है मैग्नेटिज्म से। अब सर मैग्नेटिक आया कहां से, तो मैग्नेट चार्ज के फ्लो से आया, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके पास यहाँ पर तीसरी यूनिट हो जाए, जिसमें हम वो सारी की सारी चीजें जानेंगे जो आपने 10वीं में भी पढ़ी हैं बिल्कुल। लेकिन वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि जब करंट कहीं प्रवाह कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके आसपास कैसे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, और उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसके अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म भी आई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। यानी कि नेक्स्ट यूनिट हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। कि कैसे सर आप कह रहे हो कि करंट अगर फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है,
क्या मैग्नेटिक फील्ड में छेड़खानी करके क्या करंट आ सकता है? तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही कहानी है। फिर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा जो करंट होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट करंट और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी और एसी के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर हमने वही चर्चा करनी है कि जो वो करंट है जो समय के साथ साथ अपनी वैल्यू को बदलेगा, यानी कि ऑल्टरनेट होता जाएगा, उस करंट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें। पूरा चैप्टर हमारा सर्किट डायग्राम से भरा हुआ होगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। हमारी पहली बुक का लास्ट चैप्टर आप कह लीजिए, या हमारी कह लीजिए पहली बुक कहां पर खत्म होने वाली है, तो वो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी क्या होंगी, लास्ट यहाँ पर हमारी बुक का, या मैं कह सकता हूँ पहली बुक का लास्ट चैप्टर हमारा ये होगा, जिसमें हम पूरी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, पूरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि तरंगे कौन सी है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, अल्ट्रा वायलेट, फिर विबग्योर, विजिबल, फिर हमने देखना है इंफ्रारेड क्या होती हैं, फिर माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये सारी चर्चा इसके अंदर होना। यहां से आपकी सेकंड बुक स्टार्ट होगी, जो कि मैं 6 नंबर की यूनिट लिख रहा हूं, और वो शुरू होगी ऑप्टिक्स से, यानी कि छठी यूनिट होगी आपकी ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के अंदर दो सब चैप्टर्स हमारे पास हैं। तो पहला हमारे पास है रे ऑप्टिक्स, यानी कि जहां पर हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर बात करेंगे, और दूसरा होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, दूसरा होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स, जहां पर हम तरंगों वाली प्रकाश की पर बात कर रहे हैं कि प्रकाश तरंग की तरह भी काम कर रहा है। अब प्रकाश के बाद सर जो मैटर होता है वो भी तो कहीं ना कहीं वेव की तरह काम करेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी कि तरंगों का और पदार्थों की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जहां पर आप सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारी 11th क्लास में हमने एक छोटी बड़ी चीज पढ़ी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो यहाँ से अब आप मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हो, आधुनिक भौतिकी की तरफ बढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, फिर आएगा आपका चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियाई, एक यूनिट है कंप्लीट, एटम एंड न्यूक्लियाई, कि क्या होता है परमाणु और क्या होता है नाभिक। एटम और न्यूक्लियाई पे बात करेंगे कि परमाणु क्या है, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे उन्होंने न्यूक्लियस का आकार निकाला, नाभिक का आकार ढूंढा, न्यूक्लियस का साइज देखा, कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है, जंप करता है तो रेज से तरंगे निकल रही है, सारी चर्चा हमने इस एटम पे करनी है। नाभिक पर बात करनी है कि सर ये एटम बॉम्ब की जो कहानी है न्यूक्लियर फिजन से कैसे जुड़ी हुई है ना, ये विखंडन से कैसे जुड़ी है, नाभिक के विखंडन से कैसे हमारा ये परमाणु बम जुड़ा हुआ है, क्या कंट्रोल रिएक्शन क्या होती है, अनकंट्रोल क्या होती है, रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ऑल द थिंग्स आर इन दिस। 9th चैप्टर जो आपका होगा यहाँ पर वो होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर, क्योंकि फिजिक्स में सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डिवाइस बनाना है, कोई उपकरण बनाना है, तो उसमें सेमीकंडक्टर अर्धचालकों का उपयोग होता है, चाहे वो कंप्यूटर की बात हो, चाहे आपके हाथ में रखे हुए मोबाइल की बात हो, चाहे आप कोई भी टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसके अंदर वो ग्रीन कलर की जो चिप आपको दिखेगी या पूरा मदरबोर्ड आपको दिखेगा, दैट इज सेमीकंडक्टर। वो किसका बना है, सेमीकंडक्टर बना है। तो ये आपको यहाँ पर चैप्टर डिस्कस करना है। तो 9 चैप्टर या 9 यूनिट आप समझ लीजिए। 10वीं यूनिट होती थी पहले कम्युनिकेशन सिस्टम, तो 10 पूरे होते थे, लेकिन अभी ये हमारे सिलेबस से बाहर हो चुकी है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं। तो ये हमारा है कंप्लीट ओवरव्यू, जो चैप्टर या सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, फटाफट से इन चीजों को नोट। तो नेक्स्ट होगा हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर बुक 2 शुरू हो जाते हैं, जिसमें ऑप्टिक्स आ गया, वेव ऑप्टिक्स आ गया, रे ऑप्टिक्स आ गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हमारा आ गया, एटम एंड न्यूक्लियर। द लास्ट चैप्टर वाज या लास्ट चैप्टर विल बी द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, चैप्टर या यूनिट नंबर 1 कह लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैट हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी कहाँ से शुरू होती है सर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ये चार्ज क्या है? चार्ज आपको पता होना चाहिए। चार्ज चाहे क्यू बोल लीजिए, चाहे छोटा क्यू बोल लीजिए, दैट इज चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? एक बहुत ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करनी भी नहीं है, और क्योंकि दी भी नहीं है कि बस एक कहानी बता रखी है हमें, तो वही बात याद रखनी है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी वस्तु की एक बहुत ही मूलभूत गुण हम कह सकते हैं, लाइक मास। ठीक है, चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। चार्ज हमारे पास दो तरीके के हैं, ये हम सभी जानते हैं। चार्ज हमारे पास दो तरीके के हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जिसको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और एक हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यूनिट क्या होती है चार्ज की? तो यूनिट ऑफ चार्ज की बात की जाए, यूनिट ऑफ चार्ज, तो यूनिट ऑफ चार्ज होती है हमारे पास कूलम। कूलम डिनोट होगा कैपिटल सी से। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट होती है चार्ज की, जिसको हम कूलम कहते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें चार्ज की, डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज के डायमेंशन होते हैं एटी। क्या होते हैं? एटी, यानी कि करंट इनटू टाइम इसका फॉर्मूला होता है, ये इसके डायमेंशन होते हैं। चलिए फटाफट नोट करते हैं। बात अगर की जाए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सम अदर यूनिट ऑफ चार्ज, कुछ और यूनिट्स भी आपको चार्ज की याद रखनी है। सम अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ और यूनिट भी याद रखनी है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बताऊं सम अदर यूनिट ऑफ चार्ज में, सबसे पहले चीज याद रखना है आप, यहाँ पर लिखा होगा एमसी। तो एम का मतलब होता है मिली, मिलीकुलम। एक मिलीकुलम के अंदर होता है 10⁻³ कुलम। ठीक है, याद रखेंगे। सेकंड होगा हमारे पास माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम, माइक्रोकुलम में होगा हमारे पास 10⁻⁻6 कुलम। तीसरा हमारे पास होगा एनसी, यानी कि नैनोकुलम। 10⁻⁻9 कुलम। चौथा हमारे पास होगा पीसी, पिकोकुलम। पिकोकुलम का मतलब होता है 10⁻⁻12 कुलम। अच्छा, हमें क्या याद रखना है सर? तो हमें सिर्फ दो वैल्यूज याद रखनी है, एक माइक्रो, बहुत बार पूछा जाएगा, और एक नैनो, सॉरी एक माइक्रो और एक मिली। ये दो चीज हमें बड़ी इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, अब वहीं पर बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन की, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है ना, तो इसका चार्ज कैसा होगा? माइनस, और प्रोटॉन क्योंकि प्लस होता है तो इसका चार्ज प्लस होगा। ठीक है, तो ये बात छोटी छोटी सी आपको याद रखनी है। यूनिट इसकी हो गई हमारे पास कूलम। एक नोट या एक प्रॉपर्टी के तौर पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेम चार्ज, सेम चार्ज, सेम चार्ज को हम लाइक चार्ज कहते हैं। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रेपल ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपल करते हैं, धक्का देते हैं, दूर दूर फेंकते हैं। और अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
चार्ज के रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि चार्ज किस तरीके से फोर्स लगाता है, कैसे यहाँ पर कूलम्ब फोर्स लगेगा और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।